तो हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं राहुल कुमार लेके आया हूँ आज आपके लिए ऐसे इकोनॉमिक चेंजेस जो कोविड-19 के ड्यूरिंग हुए। कोविड-19 के दौरान क्या हुए, इकोनॉमिक चेंजेस हुए इंडिया के अंदर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए चलते हैं अपने पहले इकोनॉमिक चेंजेस, जो हमारा पहला परिवर्तन क्या आया है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो दोस्तों ये एक बहुत ही चेंजेस है जो कि कभी कभार देखने को मिलता है। तो क्या किया है, आरबीआई ने कंडक्ट कर दिया है ओएमओ, जो कि कब हुआ था, 2 जुलाई 2020 को हुआ था। इसका ओएमओ का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ऑपरेशन ट्विस्ट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब जिन लोगों को दिलचस्पी है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीदने में और बेचने में, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या किया गया है कि ई क्यूबर सिस्टम था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम है, जिसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज़ को खरीद और बेच सकते हैं। कुछ लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं उन्हें ये नहीं पता होगा सिक्योरिटीज़ क्या होती है। तो दोस्तों सिक्योरिटीज़ समझ लीजिए आप, संपत्ति होती है। क्या होती है, संपत्ति होती है। जैसे कि ज़मीन के कागजात होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती है, गवर्नमेंट के कुछ एसेट्स होते हैं, संपत्ति होती है। जिस संपत्ति का क्या किया जाता है, खरीदा जाता है और बेचा जाता है। ठीक है दोस्तों, मतलब गवर्नमेंट लिख के देती है कि ये संपत्ति हम इसके नाम कर रहे हैं और ये जब चाहे बेच सकती है। कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टस होता है, लिख के नहीं देती गवर्नमेंट, मतलब कुछ ऐसा प्रोस्पेक्टस बना हुआ होता है सिक्योरिटीज़ के अंदर। 2 जुलाई 2020 को इसकी शुरुआत हो गई कोविड-19 के दौरान। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर क्या किया था, ई क्यूबर के सिस्टम के माध्यम से किया गया था। इसका मेन मोटिव क्या था कि किस लिए आरबीआई ने कंडक्ट किया, वो भी इसी समय, क्यों इसके पहले और बाद में नहीं किया गया। तो दोस्तों आपको देखने को मिला होगा कि बहुत से लोगों का रोज़गार क्या हुआ है, छूट गया है। मतलब लोगों को रोज़गार प्राप्त नहीं हो पा रहा, जिसके कारण क्या किया गया है, आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, ओएमओ को कंडक्ट कर दिया, जिससे लोग क्या करें, जो उनके पास सिक्योरिटीज़ पड़ी है वो उन्हें आरबीआई को बेचे, और या जिन लोगों के पास कैश ज़्यादा है तो वो आरबीआई को वापस, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदे, जिसके कारण कैश किसके पास पहुंच जाए, आरबीआई के पास पहुंच जाए। इसका मेन मोटिव यही है कि एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सके, राइज कर सके, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म किया जा सके, रोजगार बढ़ाया जाए। इसका मेन मोटिव यही है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जिसके अंदर वो होगा, क्या होगा, ट्रांजैक्शंस होंगे, बियरर्स बॉन्ड खरीदे जाएंगे बेचे जाएंगे, प्रोमिसरी नोट खरीदे जाएंगे बेचे जाएंगे, ऐसे बॉन्ड्स जो लेजर अकाउंट में होते हैं वो भी खरीदे जाएंगे बेचे जाएंगे, ट्रेजरी बिल खरीदे जाएंगे बेचे जाएंगे, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। अब दोस्तों आपको ये सोचने में आपके दिमाग में एक पॉइंट उठा हुआ कि यार हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ली तो हमें इसका फ़ायदा क्या फ़ायदा मिला होगा। जीरो रिस्क ऑफ डिफ़ॉल्ट, मतलब आपको इसमें बिल्कुल ही रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है, ये कभी क्या नहीं हो सकती, इंस्टॉलमेंट नहीं हो सकती, मतलब ये डूब नहीं सकती। ठीक है, आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलेगा एक फिक्स टाइम के लिए। जैसे कि आपने अगर फिक्स रेट मिलेगा, अगर आपने 10 लाख का अगर आपने खरीदा है, परचेज किया है सिक्योरिटी गवर्नमेंट की, तो आप पे उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा 8%, जो कि कितना होता है 10 लाख का 8% 80,000 होता है, जो कि फिक्स टाइम के लिए मिलेगा, चाहे वो 1 ईयर के लिए हो, 2 ईयर के लिए हो या 1 मंथ के लिए हो। एज पर टर्म एंड कंडीशन जब आप परचेज या सेल करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, ये फ़ायदे हैं। और अगर आपको डिस्काउंट के ऊपर आपको क्या किया जाएगा, अवेलेबल होगा। मान लीजिए कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एक 10 लाख की है, जिसको डिस्काउंट में 9,50,000 में डिस्काउंट किया जाता है। मतलब जब आप परचेज करेंगे तो आपको कितने रुपये में परचेज करना होगा, 9,50,000 में, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, 10 लाख। और जब आप उसे सेल करेंगे तो कितने का मिलेगा आपको, 10 लाख रुपये। ठीक है दोस्तों, कितने का मिलेगा, 10 लाख रुपये। तो जिसमें से 50,000 आपका प्रॉफिट होगा ये खरीदने पे, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदने पे। ऐसे ही बहुत से गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपको डीपली जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। चलिए आगे चलते हैं अपने दूसरे इकोनॉमिक चेंजेस पे। हमारा दूसरा इकोनॉमिक चेंजेस हुआ है कि इंडिया ना 5th लार्जेस्ट ऐसा वर्ल्ड कंट्री बन गया है जो फॉरेन एक्सचेंज में सबसे आगे बढ़ा है। दोस्तों आपको देखने को मिला होगा कि चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, रसिया, इसके बाद यही सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज, यहाँ पे बहुत से लोगों को दिक्कत आ रहा होगा कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जो फॉरेन है, मतलब US डॉलर है, क्या कर सके,
वो किसके पास ज़्यादा है, मतलब कौन ज़्यादा यूएस डॉलर एक्सचेंज करता है। एक्सचेंज का मतलब यूएस डॉलर को देता है, उसके बदले में अपनी कंट्री का रुपए लेता है। तो इस बार जो हमारा इंडिया है कितने बिलियन का यूएस डॉलर एक्सचेंज किया है, 500 बिलियन का दोस्तों, 500 बिलियन का। ये 5th नंबर पे आता है। पहले 4 कौन से, चाइना, जापान, स्विट्जरलैंड, रसिया। पहले नंबर 1 पे चाइना है, फिर जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर रसिया है। और ये किसने इश्यू किया है, कि किसने बताया है कि इंडिया फॉरेन एक्सचेंज में 5th लार्जेस्ट वर्ल्ड, 5th कंट्री बन गया है इन द वर्ल्ड, ऑल ओवर वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, किसने इसको इश्यू बताया है, तो किसने बताया, इंटरनेशनल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब आईएमएफ। आपने तो नाम इसका सुना ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, हाँ इसके बारे में कुछ और चीज़ें बता देता हूँ मैं आपको। इंडियन फॉरेन एक्सचेंज, इससे क्या किया जाता है कि जो हमारी इंडियन फॉरेन, मतलब हमने फॉरेन जो रुपए रख रखे यूएस डॉलर, मान लो अगर उसकी वैल्यू बढ़ती है तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और उसकी अगर वैल्यू घटती है तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। मान लो कि जब हमने फॉरेन एक्सचेंज, मतलब जब हमने यूएस डॉलर कलेक्ट करना शुरू किया था, तब उसकी 60 रुपये वैल्यू थी, कितने की, मतलब $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज़। और अब उसकी वैल्यू कितनी हो गई, $1 इज इक्वल टू 72 रुपीज़। तो आपको देखने को मिलेगा कि आपको 12 रुपीज़, मतलब 12 रुपये का प्रॉफिट होगा पर डॉलर। ठीक है दोस्तों, इंडियन INR, इंडियन रुपीज़ के अंदर। तो आइए आगे चलते हैं अपने अगले इकोनॉमिक चेंजेस पे। तो हमारा अगला अगला इकोनॉमिक चेंजेस क्या है दोस्तों, इंडिया क्या बन चुका है, इंडिया ने एक साइन अप्रूवल किया, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसके साथ, वर्ल्ड बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट किया है कि 750 मिलियन यूएस डॉलर रिसीव किया, मतलब लोन के उधार पे लिया है। किस लिए लिया है, MSME, इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए। मतलब दोस्तों कोविड-19 के दौरान आपको देखने को मिला होगा, जो स्मॉल लेवल के इंडस्ट्री थे और मीडियम लेवल के इंडस्ट्री थे, वो बिल्कुल ख़त्म ही होते जा रहे थे। जिनसे क्या हुआ, जो छोटे मोटे रोजगार थे, मतलब जो अनस्किल थे, लेबर थे, उनका बिल्कुल रोजगार ख़त्म हो गया था, और वो उनके पास कमाने तक को कोई जरिया नहीं बचा था, मतलब अर्निंग का कोई सोर्स नहीं बचा था। इसी को बचाने के लिए क्या किया गया है, 750 मिलियन डॉलर का क्या लिया गया है, लोन लिया गया, एज अ लोन लिया गया, मतलब उधार लिया गया। किससे उधार लिया गया है दोस्तों, किससे उधार लिया गया है, वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक से। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल टॉप क्वेश्चन है, जो बिल्कुल लेटेस्ट अभी चेंजेस आए इकोनॉमिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्या है, बिल्कुल लेटेस्ट इकोनॉमिक चेंजेस आए। MSME का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, MSME का फुल फॉर्म यही है कि माइक्रो स्मॉल, M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, फिर M का मतलब मीडियम और E का मतलब एंटरप्राइजेस, जो कि नीचे आपको बताया गया है। द एग्रीमेंट एम्स टू सपोर्टिंग एन इंक्रीज फ्लो ऑफ फाइनेंस टू माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। मतलब कहने का ये है कि जो अर्थव्यवस्था के अंदर क्या बढ़ा सके, कैश का फ्लो बढ़ा सके, मतलब कैश की ज़्यादा लेनदारी और देनदारी हो सके, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट बढ़े और लोगों को रोजगार प्राप्त हो। इन्वेस्टमेंट का मतलब दोस्तों, आपने ये वर्ड बहुत कॉमन सुना होगा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मतलब दोस्तों लोग ऐसी जगह पैसा लगाएंगे जहां से लोगों का रोजगार, मतलब किसी, जैसे कि एक इन्वेस्टमेंट गया, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने इन्वेस्टमेंट कर दिया कि उसे 4 खाली जमीन बची है, पड़ी है, और उसे बनाकर कॉन्ट्रैक्ट के रूप में, घर के रूप में बना के आगे बेचना होगा। तो जो घर बनाने का प्रोसेस कौन करेगा, एक अनस्किल लेबर करेगा, जिसको रोजगार मिलेगा। तो ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के द्वारा क्या होगा, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, इसलिए इसको लिया गया था। दोस्तों ये जो एग्रीमेंट है वो किसने साइन किया था, समीर कुमार ने किया था। किसके बिहाफ पे, इंडियन गवर्नमेंट के बिहाफ पे समीर कुमार ने किया था। और वर्ल्ड बैंक के बिहाफ पे किसने किया था, जुनैद अहमद, जुनैद अहमद। दोस्तों नाम याद रखिएगा, समीर दोस्तों क्या, समीर कुमार ने, समीर कुमार खेर, मतलब समीर कुमार ने इंडिया के बिहाफ पे एग्रीमेंट किया था, और जुनैद अहमद किसके बिहाफ पे, वर्ल्ड बैंक के बिहाफ पे। चलिए दोस्तों अगले अपने हम चलते हैं अपने आगे अगले इकोनॉमिक चेंजेस में। हमारा अगला इकोनॉमिक चेंजेस क्या है, अगला इकोनॉमिक चेंजेस है दोस्तों, नाबार्ड ने लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च, क्या लॉन्च किया है, अंडमान एंड निकोबार में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, विकास का प्रोजेक्ट, जिसमें टोटल लागत क्या है, मतलब 44 लाख रुपए का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिससे क्या हो सके, अंडमान एंड निकोबार का विकास हो सके। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है, इस प्रोजेक्ट का एम ही यही है कि एक आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट था, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा
इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये जो आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट था, इसी को बढ़ाते हुए क्या किया, इसी को बढ़ाते हुए मतलब इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए नाबार्ड ने लॉन्च कर दिया। क्या लॉन्च किया, अंडमान डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कितने लाख की इसका, कितने लाख की लागत है, 44 लाख की। नाबार्ड, जैसे कि दोस्तों मैंने नाबार्ड, आरबीआई, इन ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अपने पहले वीडियो में बताया होगा, आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप ये वीडियो जरूर देखें नाबार्ड की जानकारी लेने के लिए। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। मतलब दोस्तों नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कि एपेक्स बैंक है, कहाँ पर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। कहाँ पर, एग्रीकल्चर के सेक्टर में। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर मेन है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में नाबार्ड, जैसे कि आपने नाम तो अच्छे से सुना होगा। चलिए आगे चलते हैं अपने अगले इकोनॉमिक चेंजेस पे। हमारा अगला इकोनॉमिक चेंजेस पता है क्या है दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन चेंजेस है जो कि इंडिया के स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोर्स बन गया, किसके लिए, यूके के लिए। क्या करने के लिए, एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यूके के अंदर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाला कौन सा देश बन गया, तो दोस्तों वो भारत है, जो कि एक बहुत गर्व की बात है। भारत बन गया है दूसरा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यूके में भारत ने 120 प्रोजेक्ट में, कितने में, 120 प्रोजेक्ट में एफडीआई मतलब इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके कारण कितने लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था, 5429 मतलब 5429 लोगों को क्या प्राप्त हुआ, रोजगार प्राप्त हुआ। किससे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से दोस्तों, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। हमारे जो भारत है, भारत ने क्या किया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया यूके में। दोस्तों ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।